दोस्तों आज हम लोग जो है वह एक दल के प्रभुत्व के दौर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। अध्याय 2 जो स्वतंत्र भारत की राजनीति का है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है इसके पहले वाले जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे ब्रीफ स्टोरी, उसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं। आज उस दिन परिचय के बारे में देखे थे, प्रमुख बिंदुओं को क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग जो है देखते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली क्या है। तो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, भारत ने शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को जो है किस प्रकार से व्यवस्थित किया, लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया था। यानी कि भारत की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया जो गया, वह कैसी शासन प्रणाली थी? तो लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली थी। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो व्यवस्था की गई थी, इसके अंतर्गत स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई थी। यानी कि चुनाव का कार्य जो है वह जो है एक निष्पक्ष जो है आयोग के द्वारा होगा, एक निष्पक्ष पदाधिकारी के अधीन होगा। एक जो है आयोग होगी और उसे हम लोग कहते हैं चुनाव आयोग, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे सुकुमार सेन। तो इस प्रकार से भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली जो शुरू हुई, उसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की जो व्यवस्था की गई थी, यह अपने आप में एक अनूठा था विश्व के लिए। भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ था, जिसका कार्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने का था। और यह कार्य करने के लिए चुनाव आयोग को जो है संविधान के द्वारा जो है वह अधिकार दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही गई थी, तो चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या थे? तो चुनाव आयोग के कार्य जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने का जो है जिम्मा दिया गया था। यानी कि उसकी जिम्मेवारी क्या क्या थी? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो है उसे जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जो संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है अधिकार दिया गया था भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में। इसके लिए उन्हें जो है मतदाता सूची तैयार कराना था कि मतदाता सूची तैयार की जाए। चुनाव आचार संहिता यानी कि नियम कानून लागू करना। चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, यानी कि चुनाव आयोग का एक जो है प्रेसिडेंट या मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे कहते हैं, वह भारत के पहले आयुक्त जो थे वह सुकुमार सेन थे, जिसकी हम लोग चर्चा पहले की थी। सुकुमार सेन पहला आयोग के अध्यक्ष थे जिन्होंने चुनाव उनके देखरेख में हुई थी। चुनाव आयुक्त को संसद में महाभियोग लगाकर विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। यानी कि चुनाव आयुक्त को संसद में ही हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। संविधान में चुनाव आयोग को सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखने का प्रयास किया गया है और भारतीय संविधान में जो है चुनाव आयोग को जो है वह भारत सरकार से, यानी कि सरकार जो रहेगी उसके नियंत्रण से वह मुक्त रहेगी। यानी कि सरकार का उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि इससे जो है भारतीय लोकतंत्र प्रभावित होगी। जो मजबूत होंगे, जो सरकार में सत्ता पक्ष में होंगे, वे उसे प्रभावित करेंगे। इसलिए इसे जो है एक स्वतंत्र आयोग बनाया गया जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो। भारत के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया और गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई। यानी कि अभी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि गुप्त मतदान की जाए और इसकी व्यवस्था के द्वारा कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कि सभी लोगों को, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, सभी को जो है अधिकार दिया गया अपने सरकार चुनने के लिए, सरकार चलाने के लिए। तो यह विश्व में एक सबसे बड़ी और अनूठी पहल थी, क्योंकि भारत संविधान के उल्लंघन, दुर्व्यवहार और अक्षमता जो है इसमें नहीं दिखाई देती है। किसी प्रकार का किसी आदमी के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, किसी प्रकार का कोई अक्षमता नहीं दिखाई दे। सरकार जो है किसी प्रकार से जो है किसी चुनाव को प्रभावित नहीं करे, इसके लिए जो है संविधान में बहुत अधिक अधिकार दिए गए हैं कि चुनाव को किस प्रकार से निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। अब प्रथम चुनाव कराने से पहले जो है चुनाव आयोग के समक्ष जो है किस प्रकार की जो है समस्याएं आई, यानी कि चुनाव आयोग के समक्ष भारत में प्रथम चुनाव के दौरान आई समस्या। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं
भारत का आकार, कितना बड़ा आकार था, तो भारत बहुत विशाल आकार में था, विविधताओं से भरा हुआ था, जिसके कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना एक बहुत बड़ा चुनौती था। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन से संबंधित चुनौती थी कि किस प्रकार से चुनाव करवाया जाए। मतदाता सूची बनाना, दूसरा नंबर, मताधिकार प्राप्त वयस्क नागरिकों की सूची बनाना, और उसमें जो है समय और श्रम साध्य कार्य था, यानी कि बहुत ही मेहनत का कार्य था मताधिकार को कि प्राप्त वयस्क मताधिकार, यानी कि जो वयस्क नागरिक थे उन्हें जो है किस प्रकार से जो है सूची बनाई जाए, यह एक बहुत ही कठिन कार्य था, श्रम साध्य कार्य था। निरक्षरता भी एक बड़ी समस्या थी। भारत में 17 करोड़ मतदाताओं में केवल 15% ही साक्षर थे, यानी कि भारत के कुल मतदाताओं की संख्या जो थी वह 17 करोड़ थी, जिसमें से मात्र 15% ही साक्षर थे। अतः चुनाव की विशेष पद्धति का चयन करना ताकि जो है निरक्षर लोग, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी किस प्रकार से मतदान करें, किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव करें, किस प्रकार से वह जो है अपनी पहचान जो है किसी पार्टी की कैसे पहचानेंगे, इन सब चीज़ों की कि चित्र के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से, नाम पढ़ करके कैसे कार्य करेंगे, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। मतदाता सूची में गलतियां, जब मतदाता सूची का पहला प्रयास प्रकाशित हुआ, यानी कि इसका जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ, जब पहली बार प्रयास किया गया, तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए, क्योंकि इसमें महिलाओं का नाम ही नहीं लिखा गया। उनके नामों की जगह जो है अलना की बेटी, फलना की बेटी या फलना की पत्नी के नाम से दर्ज किया गया, और यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गई पहचान करने में कि कैसे पहचानी जाएगी। इस तरह से 40 लाख महिलाओं के नाम जो है फिर से चढ़ाने पड़े, दोबारा काम करना पड़ा इस पर। अधिकारियों व चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, 3 लाख से अधिक चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया ताकि जो है चुनाव को जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराया जा सके। इसके लिए बड़े पैमाने पर जो है कर्मचारियों को जो है वह प्रशिक्षण दिया गया। यह एक बहुत मुश्किल कार्य था, प्रथम आम चुनाव कराना, जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त जो सुकुमार सेन थे, उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। यह एक श्रम साध्य कार्य था, जिसमें हम मुख्य पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। भारत का विशाल आकार, मतदाता सूची बनाना, निरक्षरता, मतदाता सूची में गलतियां, अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम आम चुनाव में किस प्रकार से, देखें एक बूढ़ा आदमी जो चलने में अक्षम है, उसे किस प्रकार से चुनाव वोट दिलवाने के लिए एक आदमी अपने कंधे पर उठा करके लगाए हुए हैं और उन्हें वोट दिलवा रहे हैं। उसी तरह से देख सकते हैं यहाँ मतदान करने के लिए बहुत सारे लोग जो है धूप में इंतजार कर रहे हैं। यानी कि प्रथम आम चुनाव के कुछ दृश्य हैं, यहाँ देख रहे हैं महिलाओं की, कि महिला किस प्रकार से चुनाव देने के लिए लाइन में खड़ी हैं और देने के लिए तैयार हैं। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो अंतरिम सरकार के भी प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो चित्र में दिखाया गया है। इस तरह से प्रथम आम चुनाव की कुछ रोचक तस्वीरें आपको दिखाई गई है। अब देखते हैं प्रथम 3 लोकसभा चुनाव तथा कांग्रेस का वर्चस्व, यानी कि पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस जो है किस प्रकार से हावी रही देश के ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पे प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के जो है 489 सदस्यों के साथ साथ 3200 विधानसभा के सदस्यों के भी चुनाव हुए थे। यानी कि प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के कुल 489 सदस्य थे और इसके साथ साथ पूरे भारत में जो है 3200 विधानसभा, यानी कि राज्यों के जो है विधानसभा क्षेत्र के भी उम्मीदवारों के लिए जो है वह वोट पड़ा था, चुनाव हुए थे, मताधिकार का प्रयोग हुआ था, जो लगभग 3200 सदस्य थे। मतपत्रों पर प्रत्याशियों के नाम के साथ साथ उनका चुनाव चिन्ह भी दर्ज किया गया था। जो मतपेटी बनाए गए थे, जिसमें 18,000 लगभग उम्मीदवार थे। भारत का पहला आम चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था और पहली लोकसभा के चुनाव अक्टूबर 1950 से फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुआ था। और इस तरह से प्रथम आम चुनाव में जो उम्मीदवार थे वह लगभग 18,000 थे।
अक्टूबर 1950 से फरवरी 1952 के बीच यह संपन्न हुआ था, इसलिए पहली आम चुनाव को हम लोग जो है 1952 का आम चुनाव कहते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी कि कांग्रेस जो है अधिकतर सीटों पर जीत हासिल की थी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आई थी, जिसे 16 सीटें प्राप्त हुई थी और वह दूसरे स्थान पर रही। तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी को मिला था स्थान, जो इसमें 12 सदस्य जो है उसके जीत करके आए थे और पंडित जवाहरलाल देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह से प्रथम लोकसभा चुनाव में प्रथम आम चुनाव जो 1952 का आम चुनाव कहा जाता है, उसमें जो है कांग्रेस जो है 364 सीटें जीती। अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं दूसरे आम चुनाव। दूसरे आम चुनाव की स्थिति थोड़ी भिन्न थी, जो 1957 में संपन्न हुई थी। दूसरा आम चुनाव जो है पहले आम चुनाव के अपेक्षा थोड़ा अलग था। यह चुनाव जो 1957 में संपन्न हुए थे, इस चुनाव में लोकसभा की सीट की संख्या बढ़ गई थी, जो 489 से 494 हो गई थी। इसमें से 371 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को मिली, यानी कि 371 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल की। लेकिन इस बार कांग्रेस को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा, यानी कि केरल जो ये पहला राज्य बना जहां कांग्रेस को हार मिली और कम्युनिस्ट पार्टी को केरल में सबसे ज़्यादा सीट मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को 126 में से 64 सीटें प्राप्त हुई और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता EMS नंबूरी पाद को जो है सरकार बनाने का न्योता मिला। 1959 यानी कि 2 साल के बाद केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया और इससे जो है राष्ट्रपति शासन वहां लगाई गई, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ। वहां के जनता जो है इसका विरोध की और यह पहला जो है दुरुपयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 356 का देखने को मिला। तो इस प्रकार से 1957 के चुनाव में केरल में जो हार हुई कांग्रेस को, यह हार नहीं पचा पाई थी कांग्रेस, और कम्युनिस्ट पार्टी को पूरे विश्व में पहली बार यह सफलता मिली थी कि किसी साम्यवादी विचारधारा वाली पार्टी को जो है चुनाव के जरिए सरकार बनाने का मौका मिला हो। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं तीसरा आम चुनाव जो 1962 में संपन्न हुआ था। यह चुनाव लोकसभा की 494 सीटों पर हुई थी, जिसमें कांग्रेस को 361 सीटें प्राप्त हुई और यह फिर एक बार जो है तीसरी बार जो है भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई और एक बार फिर जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन विपक्षी पार्टियों की बढ़ती उपस्थिति भी महत्वपूर्ण थी। धीरे धीरे करके विपक्षी पार्टियों की संख्या बढ़ रही थी सीटों की और 361 सीट जीत करके फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह भारत के प्रधानमंत्री बने। कम्युनिस्ट पार्टी को इस बार 29 सीटें मिली, स्वतंत्र पार्टी को 18 स्थान मिला, जनतंत्र पार्टी को 14 सीट मिली और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें प्राप्त हुई। इसलिए से अनेक जगहों पर जो है अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी को जो है वह सफलता मिली थी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जो है स्थिति को बनाए हुए थी। इस तरह से प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। कांग्रेस जो है वह लगातार जीतती रही क्योंकि उसके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे करिश्माई नेता थे। साथ ही साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अधिकांश नेता जो है वह कांग्रेस में ही थे, इसलिए कांग्रेस की लोकप्रियता बरकरार थी। लेकिन जैसे जैसे आम लोगों के बीच में जो सरकार से आकांक्षाएं होती है वह पूरी नहीं हुई, जिसके कारण बाद में 3 आम चुनाव के बाद जो है कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे करके वह दयनीय होती चली गई। हमारे देश की चुनाव प्रणाली जो है वह सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीकों को अपनाया था और इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यदि 2000 मतदाता हैं उसमें से कांग्रेस को 600 वोट मिले, कम्युनिस्ट पार्टी को 300 मत मिला, समाजवादी पार्टी को 150 वोट मिला, बीजेपी को 100 और जनसंघ पार्टी को 90। इस तरह से कांग्रेस को सबसे अधिक 600, लेकिन उसके अलावा अन्य दूसरी सभी पार्टियों को जोड़ करके देखा जाए तो उसके वोटों से कहीं ज़्यादा वोट जो है वह अन्य दूसरी पार्टियों को मिले। लेकिन जो हमारे यहाँ जो अपनाई गई थी सर्वाधिक वोट पाने वाले को ही जीत
माना जाएगा या जीता हुआ माना जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है वह जो है कांग्रेस जो है इसका लाभ उठाई। कांग्रेस जो है लगातार वह जीतती रही। कम्युनिस्ट पार्टी या अन्य दूसरे ने मिलकर 640 सीट मत प्राप्त किए, लेकिन कांग्रेस अकेले 600 मत प्राप्त कर करके वह सबसे ज़्यादा मत पाने के कारण वह जीत हासिल कर ली। तो पहले आम चुनाव में मतदाता जो है वह प्रत्येक उम्मीदवार के लिए जो है जिसमें रखी गई थी मतपेटी, उसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिले और कमोबेश किसी भी तरह की किसी आशंका के विरुद्ध जो है सभी लोगों ने अपनी जीत और हार को स्वीकार किया और निष्पक्ष चुनाव जो है पूरे विश्व में जो है वह एक जो है निष्पक्ष चुनाव करा करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि लोकतांत्रिक प्रणाली जो है सबसे अच्छी प्रणाली है जिसमें जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो। तो सर्वाधिक वोट पाने वाले के जीत के तरीके को अपनाया। इसके बाद देखते हैं हम लोग मतदान के बदलते तरीके। तो मतदान के तरीके थे, पहले आम चुनाव में हर एक मतदाता केंद्र पर प्रत्येक उम्मीदवार की एक मतपेटी रखी हुई थी और मतपेटी में उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया गया। शुरुआती 2 चुनाव के बाद यह तरीका बदला गया। अब मतपत्र पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम की मुहर लगानी होती थी। यानी कि 2 आम चुनाव के बाद तीसरा में कुछ जो है बदलाव हुए। 1990 के दशक में अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम के नाम से जानते हैं, का इस्तेमाल शुरू किया और 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हो गया। आज के समय में तो ईवीएम के साथ एक वीवीपैट यानी कि जो आप मत डालते हैं उस मत का प्रूफ भी जो है आपको दिखेगा, आपने किसको मत डाला है वो आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से चुनाव के जो 1952 के प्रथम आम चुनाव से आज तक जो है लगातार चुनाव के तरीके में परिवर्तन हुए हैं ताकि अधिक से अधिक इसे जो है जनता का विश्वास हासिल किया जा सके और इसे चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दिखाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार का चित्र, उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह और उसके सामने एक बटन होते हैं, नीला बटन, जिसके ऊपर बटन के ऊपर दबाया जाता है तो एक लाल बत्ती जो गोल रंग का दिखाई दे रहा है उसमें जलता है। इस प्रकार से पहचान पत्र के लिए यहाँ देख सकते हैं वोटर आई कार्ड यानी कि मतदाता पहचान पत्र जो प्रत्येक उम्मीदवार को जो है दिया जाता है। इसके लिए जो है निचले स्तर पर जो है वह BLO यानी कि जो है बूथ लेवल पर जो है वह एक अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो इस मतदाता पहचान पत्र को बनाते हैं या उसे सत्यापित करते हैं चुनाव के समय कि यह फलाना व्यक्ति जो है वही आदमी है। तो इस प्रकार से उसमें जो है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा भारत के प्रत्येक वयस्क जो मताधिकार करने वाले लोग हैं, मतदान करने के जो योग्य हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले, उन सभी लोगों को वोटर पहचान पत्र यानी कि मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करवाया है, जिसके माध्यम से चुनाव करवाए जाते हैं और इसमें जो है निष्पक्ष चुनाव कराने के सारे तरीके अपनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो है चुनाव को जो है गलत या धांधली नहीं किया जा सके। आप लोग देख रहे हैं अध्याय 2 का दूसरा भाग, जिसमें भारत की चुनावी प्रक्रिया विस्तार पूर्वक समझाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।